हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष, आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे इस पर एसएससी जीडी स्पेशल क्लास चल रही थी मैथ्स की, जिसमें एसएससी जीडी के लिए हम लोग प्रैक्टिस मैथ्स कर रहे थे। और आज से एक नई क्लास, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि एक एग्ज़ाम आपका और दिसंबर मंथ में लगा है सीटेट का। और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स आपकी 15 नंबर की अरिथमेटिक अंकगणित और जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी आनी है, तो उन्हीं 30 नंबर के लिए हम लोग एकत्रित हुए। और आज से हम आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक आपका एग्जैक्ट डेट नहीं आती, तब तक हम आपको लगातार प्रैक्टिस इस चैनल पे कराएंगे। और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर बेहतरीन सवाल प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और जो बदलाव हुआ है इस के सिलेबस में, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सबको क्लास पसंद भी आएगी, इसलिए आप इस क्लास में पहले पूरी क्लास एक बार पढ़ें, देखें कि क्या पैटर्न में आधारित क्या नए नए बदलाव हुए हैं इसमें सीटेट के एग्ज़ाम में, मैथ्स के सिलेबस में। उन सारी चीज़ों पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, और उसके बाद कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज भी प्रैक्टिस करेंगे और डेली आपको 15 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं इस चैनल पे। ओके, तो आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और क्लास का एंजॉय करेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम सीटेट 2022 पेपर 1 की बात करने वाले हैं। पेपर 1 की बात करेंगे और पेपर 1 में जो आपके 15 नंबर की मैथ आने वाली है उस पर बात करेंगे, और ये 2022 की बात होने वाली है। ओके, 2022 में जो पेपर 1 सीटेट का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो पेपर 1 की बात करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग पेडागोजी भी यहाँ डिस्कस करेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो सीटेट में जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या सिलेबस, क्या बदलाव हुआ, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट पहले इस पर डिस्कस करते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद हम लोग फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सवाल देखेंगे कि उसी सिलेबस के आधार पर कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ नंबर सिस्टम एक चैप्टर है मैथ्स में, नंबर सिस्टम, या फिर केवल आप नंबर बोल दीजिए, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत आपको यहाँ कैसे कैसे सवाल देखने को मिलने वाले हैं, ये आपको यहाँ पहले समझना जरूरी। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन उसको प्रिपेयर करने से पहले, उसकी तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस कितना है, कैसा सिलेबस है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। उन सारी चीज़ों के तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो कम समय में आप बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग तैयारी के लिए जैसे जैसे पैटर्न या जो सिलेबस दिया गया उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमने कहा कि नंबर सिस्टम में जो आपका पार्ट होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ नंबर पे आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस पर आधारित? नंबर पे, संख्याओं पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे। और संख्याओं पे आधारित अगर सवाल की बात करें तो संख्याओं में आपके सवाल, जैसे आपसे छोटी क्लासों में आपको पता है 5th तक किस तरह के लेवल के सवाल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों से वहाँ छूट जाते हैं पेपर टाइम में, भाषाएं उनकी अच्छी होती, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ समझनी। तो नंबर पे आधारित, संख्याओं पे आधारित कई तरह के सवाल बनते हैं। जैसे आपसे वो एक नंबर दे करके उसको शब्दावली में, शब्दों में लिखने के लिए बोल दिया कि निम्न में से कौन सा होगा, तो कई तरह के यहाँ बनेंगे। और इस पर आधारित अगर बात करें, नंबर पे आधारित सवाल, तो नंबर पे आधारित भी कई तरह के सवाल होंगे। जैसे आपसे प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछ लिया जाएगा, प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। आपको पता है प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान या अंकित मान या अंकीय मान जिनको कहते हैं, वो आपसे यहाँ, मतलब ये टॉपिक तो आपको एक सवाल देकर ही जाएगा। यहाँ से हर साल लगातार प्रीवियस ईयर में आप पेपर उठा करके देखें तो यहाँ से सवाल आपको एक मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के साधारण सवालों से उठकर भी थोड़ा उच्च लेवल के सवाल यहाँ हम सॉल्व करने वाले। तो इसलिए आपको इस चैनल पे बहुत तरीके से मदद मिलने वाली, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आप नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन।
और क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, जिसको आप वर्गीकरण भी कहते हैं, नंबरों का वर्गीकरण, इस पे आधारित सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। आपसे वर्गीकरण में कई तरह के सवाल दिए जा सकते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट के तहत भी दे दिए जाएं। इसमें आधारित सवाल स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाते हैं, कथनों के रूप में। आपसे कह दिया जाएगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती। तो कई तरह के यहाँ बेसिक या स्टेटमेंट या कथनों के आधार पे जो सवाल बनते हैं वो भी आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। कथन के आधार पे जो सवाल बनते हैं, एक सवाल आपको यहाँ से देखने को पेपर में हर साल मिलता है। आगे भी आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल देखने। संख्यांकन प्रणाली में कई तरह के सवाल आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। स्टेटमेंट, ऑपरेशन पे सवाल भी आते हैं। ऑपरेशन पे क्या क्या सवाल आ जाते हैं, नंबरों के ऑपरेशन की बात करें अगर, तो ऑपरेशन पे आपको पता है कि हमारे यहाँ जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, सरलीकरण पढ़ते हैं, तो सरलीकरण में आप बॉडमास का रूल पढ़ते हैं। लेकिन उस बॉडमास के रूल में यहाँ पर एक चीज़ हटा दिया गया। अगर बॉडमास के रूल की बात करें तो ये BO आपका नहीं होता है, यानी सिर्फ आपका डिवीज़न यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, एडिशन या ऐड आपका, और सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा माइनस। इन पे आधारित केवल आपके यहाँ सवाल यहाँ सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेशन आपके यहाँ जो ये प्लस माइनस गुणा और भाग इस पे आधारित हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ सवाल देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं तो अगला एक आपका टॉपिक है यहाँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भी सवाल आपको यहाँ मिलने वाला है। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, भिन्नात्मक कैसी शब्दावलियों पे आसानी से सवाल आते हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद मल्टीपल या फैक्टर पे सवाल आपको मिलते हैं। किस पर? मल्टीपल या फैक्टर। अब मल्टीपल या फैक्टर पे कई तरह के सवाल आते हैं। मल्टीपल पे हो सकता है वो प्राइम फैक्टर आपसे पूछ लें, फैक्टरों की बात करें, या फिर मल्टीपल गुणज जिसको आप कहते हैं, गुणज या गुणनखंड फैक्टर जिसे कहते हैं, तो इन पे आधारित सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं। इसी पर आधारित आपसे हो सकता है HCF या LCM के सवाल दे दिए जाएँ, क्योंकि HCF या LCM भी आपका मल्टीपल और फैक्टर पे ही बेस्ड होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मल्टीपल या फैक्टर पे आधारित सवाल या तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम फैक्टरों की बात करेंगे, अभाज्य संख्याओं या भाज्य संख्याओं की, और HCF या LCM यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर दोनों यहाँ पे आधारित हैं। ओके, तो ये आपके यहाँ से सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। कुछ और टॉपिक, जैसे आपको पता है एक आपके यहाँ चैप्टर है टाइम, समय। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 1 नंबर यहाँ से ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि हर साल टाइम पे आधारित, समय पे आधारित सवाल आपको देखने को मिलता है। तो समय पे आधारित सवाल बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो मीजरमेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीजरमेंट की अगर बात करें तो मीजरमेंट पे भी सवाल यहाँ आपको मिलेंगे। मापन, मापन पे आधारित सवाल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक सवाल आपको मिलेगा मापन का आधारित कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, इन चीज़ों में कभी वो परिवर्तन करने के लिए पूछता है। तो मीजरमेंट का एक सवाल आराम से यहाँ। और आगे अगर बात करें तो आपका यहाँ या जब आप पढ़ते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पढ़ें तो मेंसुरेशन में 2 पार्ट यहाँ आपके पूछे जाते हैं। एक मेंसुरेशन में तो आपका 2D 3D आता ही है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, वहाँ पे आराम से वो या तो क्षेत्रफल पूछ लेते हैं या फिर किसी संख्या का परिमाप पूछ लेते हैं। ऊंचाई है तो क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित सवाल आपके मेंसुरेशन से यहाँ पूछे जाते हैं। और 3D में भी कभी कभी सवाल देखने को मिलता है कि एक आध बेलन या घन या घनाभ का सवाल भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस पर हम लोग फोकस करते हैं 2D पर। ओके, तो 2D से सवाल भी मिलते हैं। अगर जियोमेट्रिकल शेप की बात करें तो यहाँ एक और टॉपिक मिलता है जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप, ये जियोमेट्रिकल शेप क्या है? आपको वहाँ कुछ फिगर पहचानने को दिए जाते हैं कि फिगर किसका है। हो सकता है वो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो या सर्कल या क्यूब या क्यूबॉइड, घन या घनाभ, ऐसी कोई आकृतियों से रिलेटेड करके ये फिगर बना करके दे भी दिया जा सकता है। और इससे आधारित जियोमेट्रिकल शेप में से आधारित एक सवाल आपको पहचानने के लिए आता है कि बताइए कैसी आकृति है। ओके, तो ये आपका, और डाटा हैंडलिंग भी आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ जो 2022 में बदलाव की अगर बात करें, चेंजेस क्या हुए हैं, तो 2022 में अब आपको हर बार 1-2 सवाल, 3 सवाल रीजनिंग के भी इन्हीं 15 क्वेश्चनों में देखने को मिलने वाले हैं।
इन्हीं 15 सवालों में आपको रीजनिंग का भी सवाल देखने को मिलता है। तो रीजनिंग की अगर सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसा एक आपका तो है नंबर सीरीज, क्या है नंबर सीरीज की अगर बात करें तो नंबर सीरीज है आपका, या फिर हो सकता है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी दे दें आपको, ABCD पे आधारित भी सीरीज आपको दी जा सकती है। तो नंबर सीरीज आ जाता है। दूसरा चैप्टर आपका क्लॉक यहाँ पढ़ना होगा, और तीसरा आपको कैलेंडर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? कैलेंडर पढ़ना होगा और क्लॉक पढ़ना होगा। और अगला एक चैप्टर है आपका रैंकिंग, यहाँ से आपको रैंकिंग भी पढ़ के जाना होगा। 3-4 बच्चों को किसी न किसी पंक्ति में या वृत्ताकार आकार में कहीं बैठा दिया जाएगा और उनके प्लेस, उनके स्थान पूछे जाते हैं। तो जो 2022 का सिलेबस है वो इन 15 क्वेश्चनों के लिए सीटेट के पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो इतने टॉपिकों में से आपके यहाँ सवाल देखने को मिलता है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं आज की क्लास में। तो इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें आयुष मैथ्स पर, और अगर आप पहली बार आज जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली की डेली क्लास सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके, चलिए तो हम लोग आज कुछ बेहतरीन सवालों के साथ उपस्थित हुए और उसी में आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें सीटेट को ध्यान में रखते हुए आपका एग्ज़ाम जो कहा गया है कि दिसंबर मंथ में होगा, अभी एग्जैक्ट आपको डेट क्लियर नहीं हुई लेकिन दिसंबर महीने की बात है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए तो इन टॉपिकों पे आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हो, किस तरह के बन सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे सीटेट। ओके, चलिए तो आप पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आया, इस पर सबसे पहले तो आप खुद लगाने का प्रयास किया करें। जैसे ही आपको सवाल देखने को मिले स्क्रीन पर तो आप भी प्रयास करें कि आप उसे जल्द से जल्द लगा सकें। ओके, चलिए तो इसका जो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 19,900 को भाग करना है कितने से? 19,000 कितना है? 900। 19,009 को भाग करना है 11 से, तो 11 से भाग करना है। उन्होंने कहा 19,009 को भाग करना है 11 से और 9,090 को भाग करना है 11 से। प्राप्त शेषफलों का गुणनफल कितना होगा, यानी दोनों को डिवाइड करना है और उसके बाद आपको बताना है कि दोनों का मल्टीपल क्या होगा रिमाइंडरों का। तो आप क्या करिए, भाग कर लीजिए पहले तो 11 1 कम 11, आराम से भाग करिए, कोई जल्दबाजी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भाग करेंगे तो 11 सते 77 और कितना बच जाएगा 3, और फिर यहाँ से 0, 11 दूना 22 और 8 और 9, 11 8 88, और आपका यहाँ रिमाइंडर की अगर बात करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर बात करें हम तो इन्होंने कहा 9,090 को भाग करना है किससे? 11 से, तो 11 8 88, 8 बार पहाड़ा लगाएंगे 2 बचेगा, और उसके बाद 11 दूना 22, 7 बचेगा, और 11 6 का 66, और आपका शेष बचेगा यहाँ पर 4। इन्होंने सवाल में कहा है कि जो 19,009 को भाग कर रहे हैं 11 से तो जो शेषफल बच रहा, और जब 9,090 को भाग कर रहे हैं आप 11 से तो जो शेष आ रहा, दोनों का आपको प्रोडक्ट बताना है, दोनों का मल्टीपल बताना कितना होगा, और आपका मल्टीपल आ जाएगा कितना? 4। ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल आए हैं, कितनी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को सीखना है और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करके आएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आसान से भाग, आपको पता है कि सिलेबस 5th तक की होता है और 5th तक में बस कुछ क्वेश्चन हैं जो जैसे पेडागोजी के कुछ सवाल हैं जो शायद बच्चे टाइम पर नहीं कर पाते हैं या कन्फ्यूज होते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ बड़ी आसान सी भाषा में आप समझने वाले हैं, और बस आपको कंटिन्यू यहाँ बने रहना है। ये नहीं कि बस एक सवाल देखे 2 सवाल और चलते बने, तो ऐसा यहाँ पर तैयारी नहीं हो सकती किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आपको कंटिन्यू क्लास में बने रहना है और
खुद 1-2 क्लास जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि किस लेवल के सवाल यहाँ रखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं, क्या अप्रोच होती है सवालों को लगाने की, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहा गया है 72 × 28 इज इक्वल टू 36 × 4 और इंटू स्पेस दिया है और कहा कि रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन बड़े अच्छे इन्होंने लिखे हैं कि ऑप्शन में बताया क्या वो 7 का गुणज होगा, 7 का गुणज होगा मल्टीपल, और दूसरा ऑप्शन लिखा है कि एक अभाज्य होगा। क्या एक अभाज्य होगा, आपको ये बताना है क्या एक अभाज्य है। और अगला ऑप्शन लिखा है क्या 10 से कम है। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन लिखे इन्होंने कि जो यहाँ पर नंबर स्पेस पे आएगा, खाली स्थान पे, ब्लैंक पे, तो क्या आ सकता है, या एक सम संख्या है। अगला ऑप्शन है आपका कि क्या एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। और आगे अगर देखा जाए तो आगे है कि 56 का गुणनखंड है। ये ऑप्शन क्या है, क्या वो 56 का गुणनखंड है। आपके ये ऑप्शन है इसमें, क्या 56 का गुणनखंड है। और इसके बाद भी इन्होंने ऑप्शन बनाए हैं। ऑप्शन पहला है कि ए और बी दोनों सही हैं। बी ऑप्शन है आपका कि इन्होंने बताया कि ए डी और ई सही है, ए डी और ई सही है। सी ऑप्शन क्या है आपका कि डी और ई सही है। और अगला ऑप्शन है, हाँ बस इन्होंने यही ऑप्शन दिए हैं, ए डी ई, और डी एक ऑप्शन है सी और डी। डी ऑप्शन है कि सी और डी सही। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको चूज करना है। तो आप देखें आसानी से कितना आसान सा सवाल है, आप भी कर सकते हैं इसको, आप प्रयास कर सकते हैं कि जो यहाँ पर नंबर फिल किया जाएगा, जो आएगा, क्या इसकी वैल्यू 7 का गुणज होगी, क्या इसका मान एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी, क्या वो 10 से कम होने वाला है, या फिर एक सम संख्या होगी। सम संख्या मतलब इवन नंबर, क्या वो सम संख्या होगा, या फिर 56 का कोई एक फैक्टर होगा। ये चीज़ें आपको बतानी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि इसकी जगह क्या नंबर है, यक्स है, तो आप देखें 36 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ देखें तो 4 सते कितना हो जाएगा 28, और आपका जो नंबर आ गया है वो 14 आ गया। क्या आ गया, 14 आ गया। तब आप देखें ऑप्शन यहाँ पे मिला है, क्या वो 7 का गुणज है, तो आप कहेंगे हाँ ये 7 का ही गुणज है, 7 दूना 14 होता है। उसके बाद देखें तो क्या ये एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं। प्राइम नंबर ये बिल्कुल नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, या फिर सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 2 से भी कट जाएगी, ये 7 से भी कट जाएगी, 1 से, तो इसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा है। ओके, चलिए क्या वो नंबर 7 से कम है, तो बिल्कुल नहीं। ये नंबर 10 से क्या कम है, तो ये नंबर 10 से कम नहीं, 10 से क्या है, बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। क्या एक इवन नंबर है, क्या एक सम संख्या है, तो हाँ ये एक बिल्कुल इवन नंबर है, एक सम संख्या है। क्या ये नंबर 56 का गुणनखंड है, तो 14 चौको 56, 56 का भी गुणनखंड है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ए भी सही है, डी भी सही है और ई सही है। क्या क्लियर हो रही सारी बातें आपको? अगर क्लियर हो रही हैं, क्लास आपको पसंद आ रही, तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, और अपने और भी दोस्तों में जितने भी सीटेट की तैयारी करने वाले हैं सभी को, जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी लोग हों, आप उनको शेयर करें, जिससे वो भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, बस यहाँ डिवाइड करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, और उसी से संबंधित ऑप्शन इन्होंने दिए थे, वो आपको चूज करने थे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? क्या पूछ रहे हैं? ये बात कर रहे हैं मीन या माध्य की बात कर रहे हैं कि माध्यिका उसकी क्या होगी। जो आपका नंबर है, ये एक बच्चा है और इस बच्चे के बारे में बताया गया है
कि एक लड़का है जो 5 के 5 विषयों में सभी में 75 अंक लाया है। आपको बता दें कि यहाँ से अगर आपको माध्यिका निकालनी हो या मीन निकालना हो तो माध्यिका के लिए आप कह सकते हो कि सम ऑफ कंजर्वेशन सभी नंबरों का योग बटे टोटल संख्या है, तब भी कर सकते हो। लेकिन आपको इस बात को हम डायरेक्ट बता दें कि हम बता दें आपको कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का अगर सभी विषयों में इक्वल नंबर लाता है तो उसकी माध्यिका वही नंबर होता है। अगर आप सभी विषयों में 75 लेकर आए हैं सभी विषयों में, तो आपकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 75 ही होगी। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके हर एक सब्जेक्ट में इक्वल नंबर है तो वही आपकी माध्यिका है। क्या है, वही माध्यिका है। ओके, चलिए, तो इसमें कुछ था नहीं इस सवाल में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 19,000 प्लस 19 सैकड़ा और प्लस 19 इकाई। अब आप बताएं कि ये किसके बराबर होगा। तो आपको ये पता होगा, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको नंबर्स पे आधारित कई तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं नंबर्स पे आधारित आप देखें, ये एक सवाल जो कि बड़ी छोटी क्लासों में आता है, 3 या 4th में ऐसे सवाल मिलते हैं। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपके सीटेट में पिछले कई वर्षों में ऐसे सवाल लगातार देखने को मिले। तो इसलिए ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे। देखिए, कुछ लोग गलत कर जाते हैं ऐसे सवालों में, वो गलतियां ना हो आगे से चल करके, इसलिए हम आपको समझाते हैं कि इकाई का मतलब, इकाई में कोई जीरो नहीं होता है। ये होता है, इकाई में कोई जीरो नहीं होता, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 19 रहेगा। लेकिन अगर सैकड़े की बात करते हैं तो सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। यानी सैकड़े में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1900, यानी इसी को आप कहेंगे सैकड़ा। क्या कहेंगे, सैकड़ा। लेकिन 1000 की बात करते हैं तो 1000 में कितने जीरो हो जाते हैं, तो आप कहें 1000 में तो 3 जीरो होते हैं, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका बन गया 19,000। आप पढ़ पा रहे हैं कि 19,000 है, 19 सैकड़ा है या 1900 इसी को कहेंगे आप, और ये 19 केवल 19 मतलब इकाई के रूप में। ओके, आप इसमें सिंगल डिजिट मत पढ़िए कि इकाई दहाई, नहीं, 19 के ही बारे में कहा वो इकाई, तो 19 इकाई में रहेगा। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में गलती ना हो तो आराम से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जोड़ने में अगर गलती ना हो तो इस तरह आप इसको जोड़ सकते हैं। यानी आपका नंबर आ जाएगा टोटल ये 112। कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 20,919 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल एक मिनट देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 19,019 ओके, 19,000 है, 19 सैकड़ा है और 19 इकाई है। ओके, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। 19,000 इकाई, 19 सैकड़ा, 9 9 1 10 1 1 2 हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में कहा कि 4 और 1/3 समकोण में, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। यह सवाल बहुत बच्चों से गलत होता है कि 4 और 1/3 समकोण का क्या मतलब है। देखिए, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है, समकोण का मतलब कितने डिग्री होता है, 90 अंश। और इसमें कहा कि 4 और 1/3 यानी समकोण का 4, कितने समकोण, 4 समकोण और उसी का 1/3। यहाँ ये मत कर देना कि 4 और प्लस 90 का 1/3, नहीं, बिल्कुल गलत है। आप यहाँ देखें कि 4, इन्होंने लिखा 4 और 1/3 समकोण, यानी समकोण के साथ 4 भी होगा और समकोण के साथ 1/3 भी होगा। तो 4 समकोण और प्लस 1/3 समकोण, ये बात कर रहे हैं कि ऐसे करना है आपको। तो 4 समकोण और 1/3 समकोण, टोटल कितना होने वाला, तो आप कहेंगे ये तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 और प्लस 30, यानी कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा 390। क्या समझ में आ रही चीजें आपको? तो सेशन को लाइक करें और अभी अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, चलिए
तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज, इन्होंने कहा कि 42 के गुणनखंडों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42 के गुणनखंडों की संख्या, ये टोटल फैक्टरों की बात कर रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कभी कभी प्राइम फैक्टर भी पूछ लेगा आपसे और कभी कभी आपसे कह देगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो प्राइम और टोटल हम दोनों बातें यहीं आपको समझा देते हैं। पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो आप कहेंगे 42 को आप चाहें तो ऐसे भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ये 3 7 21 और 7 एकम 7, आप ऐसे भी प्राइम कर सकते हैं, अपने आप गुणा करके बता सकते हैं। तो आप यहाँ देखें 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 और गुणे 7 की घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप खुद देखें कि इसके जो फैक्टर आए हैं प्राइम वो 2 3 और 7 है। तो आप कहेंगे प्राइम फैक्टर अगर पूछे यानी अभाज्य गुणनखंड अगर पूछें आपसे, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 + 1 + 1 हो जाएगी और आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी पावर 2 एक बार है, 3 एक बार और 7 एक बार है। तो आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है टोटल कुल गुणनखंड बताना, तो कुल गुणनखंडों की संख्या यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम बताएं तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करना, जो प्राइम की पावर आती है उन्हीं सब में एक एक आपको जोड़ लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 जोड़ लेना और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 × 2 यानी आपके टोटल प्राइम कितने, टोटल नंबर फैक्टर कितने आ जाएंगे, तो 8 आ जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर भी इस करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप चाहें तो कुल गुणनखंड निकाल, हम एक बार फिर समझा देते हैं आपको कि आप पहले प्राइम निकालिए, प्राइम में जो पावर आती है उन पावरों में सब में एक एक ऐड करके एक एक जोड़ करके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल आपके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हम बड़े आसानी से इन तरह के सभी सवालों को समझाने वाले हैं, बस आप बने रहें इस चैनल पर, आप उठकर मत जाइए। आपको अंत तक सभी सवाल देखने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ किस लेवल के सवाल हैं, कैसे सवाल मिले हैं आपको और क्या तरीका है इन सभी सवालों को लगाने का। अगले सवाल की ओर चलते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 40, 79 और 28 को कैसे पढ़ा जाएगा। अब बताइए, ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, 40, 79, 28 ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। और इसमें अगर देखें तो इन्होंने पहले ऑप्शन में कहा कि 40,928 है, 4,07,928 है, 4,79,028 है और 47,928। तो आप इससे क्या पढ़ेंगे, अब आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये हज़ार है और ये 10,000 है और ये क्या है, लाख है। तो आप देखें पहली चीज़ तो ऑप्शन में 4 लाख, जिस ऑप्शन में पहला 1-2 ऑप्शन है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, 4 लाख, तो 4,07,928, 4,07,928 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ओके, क्लियर हो रहा पूरी तरह, कोई दिक्कत इसमें? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक बीकर में 3/7 भाग में पानी है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, हम आपको इसको बर्तन बना के बता देते हैं। इन्होंने कहा एक कोई बीकर है और इस बीकर में 3/7 पानी, कितना पानी है, 3/7, और फिर कहा बीकर में ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी अगर अभी इसमें हम 16 लीटर पानी और डाल दें तो पूरा बीकर कहाँ तक भर जाएगा, ऊपर तक भर जाएगा। तो अगर 16 लीटर पानी डालने से ऊपर तक भरता है तो कह रहे हैं टोटल इसकी क्षमता क्या है, धारिता क्या है। आप खुद बताइए कि अगर टोटल उसमें 3/7 भरा, यानी 7 में कितना भरा हुआ है, 7, आप कहेंगे 3/7 का मतलब अगर टोटल क्षमता 7 यूनिट की है तो उसमें कितने यूनिट अभी पानी है, 3, तो शेष कितना है, शेष कितना भरने के लिए, तो आप कहेंगे 4। लेकिन उस शेष को भरने के लिए 4 यूनिट तो चाहिए, लेकिन टोटल कितना भरना है तो भर जाएगा। टोटल इन्होंने कहा 16 लीटर डालते ही वो पूरा का पूरा ऊपर तक भर जाएगा। इस बात का मतलब कि 4 की वैल्यू ही कितना है, 16 है। अगर 4 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो टोटल कितने यूनिट है, टोटल उसमें 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अर्थात उस बीकर की जो क्षमता है उसकी 28 लीटर की है, आप उसमें 28 लीटर पानी भर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? इन्होंने हमें एक बार फिर बता दें, कहा है कि 3/7 पानी है, मान ले यहाँ तक है,
और जैसे ही इसमें हम 16 लीटर पानी डालेंगे तो ये फुल हो जाएगा। इसका मतलब 7 यूनिट में 3 यूनिट भरा हुआ है, तो खाली कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट खाली यानी 4 यूनिट डालेंगे अपने हिसाब से तो भर जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 16 लीटर डालने भरेगा। इसका मतलब 4 ही 16 है। अगर 4 16 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 7 की वैल्यू 28 हो जाएगी। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है और इस बेहतरीन सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये परवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती। एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम कहते हैं 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 4। जो पूर्व में है उसे हम कहेंगे कि वो पूर्ववर्ती। लेकिन परवर्ती का मतलब क्या है, आगे वाला, यानी 5 का पूर्व परवर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे 6। क्लियर है। तो 5 का परवर्ती और 5 का पूर्ववर्ती, इस चीज को समझना। अब इस ऑप्शन को देखें कि इन्होंने कहा निम्न में से कौन सा सही है, तो निम्न में कौन सही है। पहले ऑप्शन में कहा 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, बड़ा अच्छा सवाल लिखा इन्होंने। परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जरा, क्या 1000 का परवर्ती कितना होगा, तो आप कहेंगे 1001। और का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 1001 का पूर्ववर्ती पीछे वाला यानी 1000, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज करेक्ट। 1000 का परवर्ती 1001 होगा और किसी नंबर का पूर्ववर्ती उसका पीछे होता है, तो 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000। और यही तो बोला कि 1000 के परवर्ती का जो पूर्ववर्ती वो 1000, तो 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ओके, तो इसी तरह आपको सभी सवाल यहाँ पर करने हैं बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि आपको भाषा हर चीज़ यहाँ पूरी तरह क्लियर हो रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास आपको पसंद आती तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 500 सेंटीमीटर। हमने कहा था कि एक चैप्टर आपके यहाँ मीजरमेंट है, उससे संबंधित सवाल आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर और प्लस 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। क्या आपको यह पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमें पता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना मीटर, 1000 मीटर। और क्या आपको यह पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ सर ये भी आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बस आप क्या करिए, आपके सभी के सभी ऑप्शन किस में है, मीटर में, तो मीटर आराम से चेंज कर लेते हैं। आप बताइए अगर 500 सेंटीमीटर है तो ये कितने मीटर के बराबर होगा, तो कहेंगे सर ये तो 5 मीटर के बराबर है, क्योंकि 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और 50 मीटर आपका है, इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये 5 किलोमीटर को अगर मीटर बनाए तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप कहेंगे 5000 मीटर। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 5000 और 50 और प्लस 5, तो 5000 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 5000 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कैसे लगे आपको सवाल? चलिए एक आज का अंतिम सवाल लेते हैं और हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। और आपका प्यार अगर मिलता रहा, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें, तो हम और भी बेहतरीन सवालों के साथ आपको कल फिर मिलेंगे। और ऐसे ही बस आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए लास्ट सवाल आज का है कि 18 सही 3/4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। में कितने चतुर्थांश हैं, में कितने चतुर्थांश। क्या बढ़िया बात इन्होंने लिखी है कि कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब 1/4 कितने। आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। जैसे आपसे कह दें हम कि 10 में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, तो आप 2 से क्या कर देंगे इसमें भाग, और आप बताएंगे कि अगर आप पूछ रहे हैं 10 में कितने 2 हैं, तो आप कह देंगे 5 2। कितने 2 हैं, आप कहेंगे 5 2। तो उसी तरह आपसे इन्होंने कहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, अर्थात 1/4। तो जो भी वैल्यू ऐसी कभी पूछी जाए, कितने 1/2 हैं, कितने 1/3 हैं, तो बस उस नंबर से डिवाइड कर देना आपको। पहले आप इसे सरल कर लें, 18 चौक 72 और 3 75/4, और डिवाइड कर देंगे आप 1/4 से। आपको पता है अगर भिन्न में हम दूसरी भिन्न से डिवाइड करते हैं तो इसे पलटने पर यहाँ सिंबल किसका हो जाता है, गुणा का। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या आपको ये सारे सवाल समझ में आए?
कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। ओके, थैंक यू क्लास।